नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिर फुटव्वल मच गया है। खुलेआम मंचों पर हो रही रार के बीच अब राज्य में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले बागी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सीधे मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस ही जल्द बड़े खुलासे की बात कह रही है। 22 से पहले बीजेपी में रार, संगठन में जबरदस्त तकरार। काऊ को मिला हरक का साथ, प्रीतम ने कह दी बड़ी बात। बीजेपी में नया वर्सेस पुराना। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के आपसी विवाद खुलकर सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में देहरादून की रायपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मालदेवता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक काऊ की बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के साथ तू मैं हो गई। ये मामला आला कमान तक पहुंचा। विधायक उमेश शर्मा काऊ खुद दिल्ली पहुंची और भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपने दर्द को बयां किया। वहीं कांग्रेस से मित्रों और पुरानी पार्टी के बीच उनके देखे जाने से कई चर्चाएं आम हो गई। मालदेवता में कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद में काऊ ने सीधे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को घेरा। काऊ कहते हैं कि मेरे बैनर फाड़ने वाले मंत्री जी की कार में बैठकर आए थे। इस पूरे विवाद में विधायक उमेश शर्मा काऊ को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत का साथ भी मिलता दिख रहा है। और जब 1:45 बजे मंत्री जी आए और इन्होंने सूचना दी तो मैंने देखा वो लोग इनके साथ थे। तो मैंने तो मंत्री जी से कहा अगर आप इनको लेके आए तो आप इनके साथ ही कार्यक्रम करें, और मैं वहाँ से जहाँ मेरा कार्यक्रम था मैं उधर चले गया। नहीं, कौन है वो लोग? अरे ये तो मंत्री जी बताएंगे कौन है। देखो वो महानगर रायपुर पूरी विधानसभा महानगर में आती है। अब कोई महानगर से बाहर का पदाधिकारी कहे कि हमें बुलाओ और मंच पे बैठाओ, तो ये तो कोई हक भी नहीं है, ना किसी का अधिकार है। उमेश शर्मा जी मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री से मिल के वो फिर रात को मुझे मिले थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मेरे फ़ोन से बात कराई थी और उनसे बातचीत हुई है। सभी मुद्दों पे बातचीत हुई है और पहले भी लगातार हुई है। और क्योंकि सरकार और पार्टी में जो भविष्य की चिंता को लेकर, प्रदेश के विकास को लेकर कि कैसे सारी चीज़ें ठीक हों, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप में पार्टी फोरम पे इस बात को हम उठाएंगे। और हमारे सम्मानित सदस्य हैं काऊ जी, और निश्चित रूप में पार्टी के अंदर उनका सम्मान होना चाहिए। वह इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत कुछ भी कहने से बचते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि विवाद अगर हुआ है तो पार्टी जांच रही है। बीजेपी में चल रहे घमासान से कांग्रेस नेता खुश हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इशारों में संकेत देते हुए भविष्य में बड़े खुलासे की बात कह दी। दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उस खुले दरवाजे से बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं। देश के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस राजनीतिक दल से लोग जाते ना हो या आते ना हो। और जब ये परिस्थितियां आएगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लेगा वो हम सबको स्वीकार्य होगा। मुझे लगता है कि पार्टी ने प्रदेश महामंत्री को नियुक्त कर दिया है कि वो बात करेंगे कि आखिरी हुआ क्या वहाँ पे, और वो अपना काम करेंगे, वो सबसे पूछेंगे। और मुझे लगता है कि जब प्रदेश महामंत्री को जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्त कर दिया है तो इस बारे में कुलदीप जी सबसे बातचीत करके कोई निर्णय करेंगे। पार्टी विद डिफरेंस भाजपा के संगठन और अनुशासनात्मक रवैये पर सवाल उठना लाजमी है। देखना होगा आखिर इस पूरे प्रकरण का क्या हल निकलता है और क्या तस्वीर सामने आती है। सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो सिर फुटव्वल मचा है इसकी परिणति क्या होने वाली है। और इस चर्चा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे। फिलहाल आरपी रतूड़ी साहब जुड़े हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रतूड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। रतूड़ी साहब, ये जो बवाल शुरू हुआ है, क्या एक बार फिर से घर वापसी की स्थिति बन सकती है?
देखिए, घर वापसी बाद में है। पहले तो घर में बवाल भारतीय जनता पार्टी के मचा, और केवल एक रायपुर विधानसभा नहीं, काऊ का मामला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत दिनों से, चाहे वो कुंवर चैंपियन से हो, चाहे वो हरिद्वार के कर्णवाल साहब हो, चाहे मदन कौशिक और सतपाल महाराज के लोगों का सर फुटबॉल हो, रुड़की का आप अगर देखेंगे तो बत्रा जी और मेयर साहब, और वो इस तरह से जुबाल साहब अब तो मंत्री हैं, लेकिन जब विधायक थे तब उनके बयान आप पढ़ ले, पुखराल साहब के बयान पढ़ ले, पांडे साहब के बयान देख ले, रेखा आर्य के बयान देखे। ये बहुत दिनों से लोग हताशा और निराशा में, जो कार्यकर्ता है जो चुनाव जीत के विधायक गया होगा, निश्चित तौर पर उसे अगले वर्ष भी जाना है। 2022 में चुनाव में पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 4.5 पौने 5 साल में कोई काम ऐसा नहीं किया, 4.5 साल में, कि जो गिना सके, जो लगता है उनको कि हमारी उपेक्षाएं भी हुई, और उपेक्षा का सीधा सीधा अब सड़कों पर ऊपर, क्योंकि न तो कार्यकर्ता संतुष्ट है, न विधायक संतुष्ट है। तो ये इनके घर का झगड़ा है, इस पे मुझे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और न मैं खुश हूँ। ये इनका, इस पर ये स्पष्ट जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूना सब कुछ ठीक नहीं। तो आरपी रतूड़ी साहब, भारतीय जनता पार्टी में क्या ठीक है नहीं, वो तो जब उनके प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे सवाल लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आप विपक्षी पार्टी हैं, आपकी कोशिश यही है कि आपकी पार्टी सत्ता में वापसी करे, तो ये आपके लिए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है कि भाई आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनसे आपकी लड़ाई है वो अपनों की लड़ाई में ही व्यस्त है। तो दुश्मन अगर कमजोर होगा तो आपके लिए तो लड़ाई आसान हो जाएगी। नहीं, ये बात बिल्कुल अलग बात है। ठीक है कि दुश्मन लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी तो सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती है, और आज जो 4.5 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन का कार्यकाल लोगों ने देखा, जो 7 साल का केंद्र सरकार का हालत देखा, इस देश ने बहुत सारा कुछ देखा। किसानों ने भी आत्महत्या की, तो व्यापारी ने भी आत्महत्या की, बेरोजगारों ने जो हालत देखी है, तो लोग महंगाई की आज आप मार देखेंगे तो ऐसा कोई घर का चूल्हा नहीं है जहां इन्होंने डकैती नहीं डाल दी हो। आप गैस देखें, पेट्रोल देखें, विद्यार्थी भी स्कूल जाता है तो पेट्रोल डालता है, नौकरी कर्मचारी जाता है तो वो पेट्रोल डालता है। आज वो 100 पार हो गया, आज खाद्य तेल आप 200 पार हो गया। तो जब कोई राजनीतिक पार्टी की नीति इस तरह की हो जाएगी कि वो घर के चूल्हे में डकैती डालना शुरू कर देगी, तो लोगों को तो सोचना, हम तो इनके नीति के विरुद्ध जाएंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी लड़ाई से हमको तो इनकी जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गलत नीतियां थी, गलत निर्णय थे, उसके विरुद्ध जनता के पास जाना है। और चुनाव में इनकी झगड़ा भगड़ा क्या है, ये तो इनका काम है। निश्चित मैंने कहा नहीं कि लोग हताशा और निराशा में इनकी पार्टी के लोग हैं कि हम जाएंगे तो कहेंगे क्या। कोरोना काल में इन्होंने, आपने देखा होगा कि हमारे प्रवासी भाई जो आए थे, इन्होंने बकरियों के साथ और गाय भैंसों के साथ क्वारंटाइन सेंटर बना दिए। जो आप स्थिति देखे होंगे, किसी ने फांसी लगा दी, किसी को सांप ने काट दिया हो। ऐसी परिस्थितियों में ये लड़े चाहे झगड़े, अब जनता मन बनाती कि अब हम इनसे कैसे छुटकारा पाए। ये कांग्रेस तो इनके नीतियों के विरुद्ध जाएगा, इनके झगड़ों के विरुद्ध नहीं जाएगा। देखिए रतूड़ी साहब, हमने सुना प्रीतम सिंह को। प्रीतम सिंह तो ये की बातों में, हालांकि सियासत में आखिरी वक्त तक पर्दा उठाया नहीं जाता, जब पर्दा उठता है उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बहुत कुछ घुमा फिरा कर कहते हैं, सीनियर लीडर हैं प्रीतम सिंह, तो उनकी बातों से बहुत कुछ लग रहा था। तो मैं थोड़े उस चीज़ को आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई चुनाव से पहले सभी, हर राज्य में, हर सियासी पार्टी में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तो कांग्रेस में अगर आएंगे तो कौन लोग आएंगे। देखिए दिल्ली में आज एक निर्दलीय विधायक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो कांग्रेस भी तो अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर ही रही होगी।
नहीं, देख, कांग्रेस का कुआ अपने आप में बहुत बड़ा है और हम ये कह रहे हैं कि राजनीति में जिस तरह हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि दरवाजे राजनीति में बंद होते नहीं है, सच्चाई है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ी अनुशासित और आइडियोलॉजिकली बात करती थी। पूरे भारत में आज कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है। जो कांग्रेस मुक्त की बात करती थी वो कांग्रेस युक्त हो गई है। तो राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ये संभावनाएं जीवित रहती है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन अपना व्यवस्था देखता है, समय बताएगा। और ये हमारे हाईकमान को और इनको जो हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं इनको तय करना है कि कौन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन हमारी आइडियोलॉजी ऐसा भी ना हो कि धोखेबाजों को अगर आप लाएंगे तो कहीं दोबारा भी धोखा ना मिले। ऐसा भी हमको वो कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, ये भी सोचना पड़ेगा। नहीं तो अभी ऐसी कोई सुगबुगाहट चल रही है सर? नहीं, मैंने कहा नहीं कि कोई सुगबुगाहट नहीं है, पर जो छटपटाहट भाजपा के इन नेताओं में है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वहां अपने घुटन महसूस कर रहे हैं, अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। नहीं तो इतनी छटपटाहट क्यों है? आखिरी चुनाव वर्ष में जब 6 महीने है, जब इनको जनता के बीच जाना था, जनता से लगाव रखना था, तब ये जनता को और कार्यकर्ताओं को उनकी औकात की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका मन भर चुका है। ठीक है, रतूड़ी साहब बनी रहिएगा। इस वक्त नवीन प्रशाली भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन प्रशाली जी, ये जो काऊ वाला मैटर है इससे तो आप पूरी तरीके से वाकिफ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से इस वक्त दो गुट नजर आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर एक वो लोग जो कांग्रेस का दामन छोड़कर एक साथ आए थे, और उस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो ये अब नजर आ रहा है कि भाई जो नए लोग हैं उनको ये लग रहा है कि जो पुराने लोग हैं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और ये लड़ाई अब खुलकर सामने आती दिख रही है। तो इसकी परिणति क्या होगी? देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि उत्तराखंड में जो सरकार है उसमें मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंत्री कांग्रेस के हैं। तो ये जो हमारा कथन था अब सत्य हो रहा है और सतह पर आ रहा है। आप देखेंगे कि चुनाव आते आते ये उत्तराखंड की राजनीति का एक विकृत और भद्दा रूप प्रस्तुत करेगा, जिसमें बहुत सारी चीजें अभी सामने आई। अभी तो ये शुरुआत है, अभी अंकुरित हुआ है और अभी इसमें बहुत सारी चीजें होनी हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह दिख रहा है उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय है और ये जो फूट के बाहर आएगी तो ये भाजपा को ले डूबेगी। नहीं तो आप, क्योंकि प्रीतम सिंह को हम सुन रहे थे, प्रीतम सिंह ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो आएंगे, कई ऐसे लोग हैं तो जाएंगे। तो ये जो लोग हैं जिनको लेकर ये बातचीत हो रही है, ये उत्तराखंड की सियासत में बड़े नाम हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आम आदमी पार्टी भी तो इनको वेलकम करेगी, आपको भी तो अपनी ताकत बढ़ानी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो हमारा 3C का फॉर्मूला है कि क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, कम्युनल नहीं होना चाहिए, अगर उसमें कोई फिट बैठेगा तो पार्टी को कभी हर्ज नहीं होता है स्वागत करने में। अगर इस 3C से निकल गया आदमी तो हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं निकल पाएगा तो अटक जाएगा। उसमें अभी ये कयास लगाने बहुत देर की बात है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, उस अंतर्कलह के दुष्परिणाम अभी आएंगे और ये जो बार बार अदल बदल के जो प्रदेश की सीटों से सत्ता में दशकों से काबिज हैं, ऐसे लोगों ने इस उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को वास्तव में बीमार कर दिया है। इनका भी इलाज होना बहुत जरूरी है, इसमें से बहुत सारे लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी है, तब जाके उत्तराखंड की स्थिति सुधरने का नाम लेगी। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो मैं थोड़ा इससे एक स्टेप आगे बढ़कर बताता हूँ, सोचता हूँ कि क्या जब ऐसे, क्योंकि उनमें से कई लोग हाई प्रोफाइल मंत्रालयों में भी बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार चलाने में भी दिक्कत होती है? देखिए, आप अगर मेरे से पूछें तो बिल्कुल, क्योंकि ये अस्थिरता का कारण ही यही है। जो उत्तराखंड जो इतनी अस्थिरता है और भारतीय जनता पार्टी जिसने 2017 में ये वादा किया था कि हम स्थिर सरकार देंगे, वो नहीं दे पाने का कारण ये है कि जो गुटबाजी है सरकार में और जो बंदर बांट है, सत्ता की जो लूट है, उस लूट को बारी बारी से करने के लिए जो लोग लाइन में लगे हैं वो सत्ता को कभी स्थिर नहीं होने देना चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई है 3 सरकारें यहाँ पर बदलने में, और फिर अब चौथी सरकार बदलने का नंबर आ चुका है। अगर यही स्थिति रही तो ये बड़ी भयावह स्थिति उत्तराखंड की सत्ता के लिए रहेगा। ठीक है, आरपी रतूड़ी साहब, क्या इसका इम्पैक्ट सरकार पर पड़ता है? क्योंकि अगर मंत्रालयों में कामकाज, क्योंकि एक विधायक हैं,
एक मंत्री हैं, एक विधायक के सपोर्ट में दूसरा मंत्री बोलता है, तो ये जब आपसी टसल होते हैं तो उसका प्रभाव विधायी कामकाज पर पड़ता है, सरकारी कामकाज पर पड़ता है? देखिए, मेरा एक मानना है कि जब सरकार केंद्रीयकृत हो जाती है, आपने चाहे वो केंद्र में सरकार है चाहे प्रदेश में, ये केंद्रीकृत है। भारत का प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि हर विभाग में अगर शिक्षा की नीति को भी अगर लागू करना है तो प्रधानमंत्री सामने आएंगे, विदेश नीति लागू करना है तो प्रधानमंत्री सामने आएंगे। वही हाल आपका यहाँ भी है। संबंधित विभाग का मुख्यमंत्री वो कुछ नहीं कर पा रहा अपने विभाग में, उसमें मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप होता है। आपने अगर त्रिवेंद्र सिंह जी का कार्यकाल देखा होगा तो मंत्रियों में छटपटाहट थी, इसीलिए उनको बदलना पड़ा। नहीं तो बदलने की आखिर चुनाव में के 6 महीने में बदलने की जरूरत क्या थी? केंद्रीकृत है क्योंकि इनमें लोकतंत्रीय व्यवस्था में रतूड़ी साहब, इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र भसीन साहब जुड़ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। भसीन साहब, ये क्या चल रहा है काऊ और धन सिंह रावत के बीच, जो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो वार्तालाप हो रहा है, और ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में नए और पुराने लोगों के बीच एक टसल चल रही है, तो ये इस पे कितनी सत्यता है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी मामला सामने आया उसका संज्ञान हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भी और केंद्रीय नेतृत्व ने भी लिया है। और अभी उमेश शर्मा जी का आपने बयान देखा होगा कि वे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के आए और वे जो बातचीत उनकी माननीय नड्डा जी से हुई है उससे वो बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा सम्मान मिला और उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और न्याय की बात उन्होंने कही है। और प्रदेश स्तर पर जांच बैठा दी गई है और जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जांच का परिणाम आते ही जो उचित कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। तो मामला अपने आप में समाधान की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उनकी श्री उमेश शर्मा जी से बातचीत हुई है और किसी प्रकार से कोई शिकायत का विषय नहीं है। एक घटना हुई है, इससे दो राय नहीं, से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो समाधान उसका हो रहा है, ये भी अपने आप में निश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार से अंदर बिखराव की स्थितियां कोई नहीं है और कुछ घटनाएं होती हैं लेकिन हमारा नेतृत्व उसमें अपना भूमिका निभाता है और उसका समाधान हो जाता है, इसका भी हो जाएगा। लेकिन भसीन साहब, चुनाव के वक्त इस तरीके के टसल कहीं सियासी तौर पर नुकसान न पहुंचा दे आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि घटना हुई है लेकिन ये अपने आप में इतना बड़ा मामला नहीं है कि पूरे प्रदेश हम जनरलाइज करें इसको। एक आइसोलेशन में एक स्थान विशेष पर कोई घटना होती है तो उसका समाधान भी हम निकाल लेंगे। तो पूरे प्रदेश में हम इस चीज का प्रभाव महसूस करें, ये अपने आप में बात सही नहीं होगी। एक स्थान पर घटना हुई, उसका समाधान हो जाएगा और निश्चित तौर पर जो हमारा नेतृत्व है उसका समाधान पहले भी लेकिन करता रहा है। उसमें सर ये है ना भसीन साहब कि इसमें जो मंत्री आपके सरकार में हैं, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें नए और पुराने की हम बात कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने इस बात में दबी जुबान से उमेश जी का समर्थन किया, यानी कि अगर जब वो उमेश जी की समर्थन कर रहे थे यानी वो धन सिंह रावत का विरोध कर रहे थे। नहीं, एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ धन सिंह जी का और उमेश काऊ जी का तो कहीं विवाद नहीं हुआ। अगर आप वीडियो को देखेंगे धन सिंह जी तो इसमें चुप रहे। धन सिंह जी और उमेश जी के बीच में उमेश जी का ये आरोप है कि जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो मंत्री जी की गाड़ी में बैठकर आए थे, ये उनका आरोप है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो अगर मंत्री जी की गाड़ी में बैठ के आए तो इसमें कोई अनहोनी नहीं हुई है। लेकिन उनका जो प्रसंग चला है वो एक जिला पंचायत के सदस्य के साथ हुआ है। मंत्री जी के साथ कोई विवाद उनका नहीं हुआ। मंत्री जी वहां मौजूद जरूर थे लेकिन कोई विवाद मंत्री जी के साथ नहीं हुआ। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं जो कि जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो मंत्री जी और विधायक जी के बीच में कोई विवाद की स्थिति को हम नहीं कह सकते। दूसरा, मंत्री जी के और विधायक जी के साथ कोई विरोध नहीं, लेकिन विधायक जी की बातों से ये निकल कर आ रहा था कि भाई जो भी शख्स से उनका टसल था उस शख्स को विधायक जी का समर्थन, मंत्री जी का समर्थन मिला हुआ है। देखिए, ये जो कहा उन्होंने, मैंने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं इस पर टिप्पणी से नहीं करना चाहूंगा कि मैंने देखा है, जो सुना है उसका मैंने आपके सामने बयान कर, ये पूरा चला भी है, इसमें मैंने कोई बात अपने जोड़ी भी नहीं और घटाई भी नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि वो
एक मंत्री जी का बयान यह है कि वो उनके समर्थन में खड़े। आपने, मैं सतपाल जी का नाम लेके कह रहा हूँ, सतपाल जी ने जो बात कही है, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को पार्टी फोरम में उठाऊंगा। इसका मतलब सीधा सा है कि जो हमारी पार्टी की रीति नीति है, माननीय मंत्री सतपाल जी भी उसी लाइन में बात कर रहे हैं कि अगर विषय है जो विषय, उसको पार्टी के फोरम में उठाएंगे। तो ये लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर ऐसी बातें होती हैं, ठीक है, तो वो फोरम में उठाई जाएगी, उसका समाधान भी हो जाएगा। जी चलिए, हाँ नवीन जी कुछ कमेंट कर रहे थे आप। जी, मैं भसीन साहब की बात पर कहना चाहता हूं कि जहां पर काऊ जी बहुत साफ तौर पर धन सिंह रावत जी की तरफ इशारा करके बोल रहे थे कि आपने बुलाया है इन लोगों को, और अगर बुलाया है तो आप खुद कार्यक्रम कर लीजिए। तो ये कहना मंत्री जी की तरफ इशारा करके जिलाध्यक्ष कह रहे हैं, जनता के बीच में जो बात उठ के आ रही है वो ये आ रही है कि धन सिंह रावत जी को जा सकता है और काऊ जी की टिकट काटी जा सकती है, जो जनता कह रही है वहां पर, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस अंदेशे के साथ जो गुस्सा गुब्बार फूटा है काऊ जी का, शायद वो हो सकता है। और सतपाल महाराज जी के बयान पर तो भसीन साहब ने बोल दिया, लेकिन हरक सिंह रावत जी के बयान पर आप क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा कि अगर उनके साथ नाइंसाफी होगी तो नुकसान होगा, तो उसको भी आप थोड़ा बता दीजिए। और एक सवाल और हमारा आपसे है भसीन साहब की, कल आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से 2 अपॉइंटमेंट लेटर निकले हैं। एक अपॉइंटमेंट लेटर में पिताजी का नाम, पद का नाम और पता सब कुछ है। दूसरे में खाली एक व्यक्ति का नाम है, उसमें ना उनके पिताजी का नाम है ना एड्रेस है। वो नाम है पीयूष अग्रवाल का। तो ये पीयूष अग्रवाल कौन है? क्या ये वही हैं जिनको जल संस्थान में नौकरी मिली थी, या कोई अन्य पीयूष अग्रवाल है? इसका भी आप खुलासा इस चैनल पर आज कर दीजिए। नवीन जी के बात का मैं उत्तर देता हूँ। जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी उमेश जी ने धन सिंह जी की तरफ इशारा नहीं किया, उनका इशारा हो रहा था जिला अध्यक्ष की तरफ। वो ये कह रहे थे कि कार्यक्रम महानगर का है, तो उनका प्रश्न जिला अध्यक्ष के साथ था, और वो था कि ये आप इनको लेकर के आए। तो धन सिंह जी को इस मामले में जोड़ना अपने आप में गलत होगा, सही नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो हमारे माननीय सतपाल जी ने जो बात कही है, वो पार्टी लाइन की बात की है कि मैं अपनी बात है हम पार्टी फोरम में उठाएंगे, और हमारे व्यवस्था है कि अगर कोई विषय है किसी के मन में तो पार्टी फोरम में उठाए, और नेतृत्व संज्ञान लेता है, उसका समाधान भी करता है। पहले भी ऐसा हुआ है और वो अभी भी ऐसे ही होगा, उसका समाधान हो जाएगा। नहीं, हरक सिंह रावत ने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो नुकसान होगा। देखिए, हरक सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो अपने आप में इस रूप में है कि उन्होंने एक विषय हमारे सामने रखा है जो पब्लिक में चल रहा है, तो उन्होंने कह दिया उसके मामले में। लेकिन हरक सिंह जी ने कहीं पर भी पार्टी के खिलाफ जो है बात कोई नहीं कही है। वो पार्टी की पूरी रीति नीति को समझ कर काम कर रहे हैं। और हम आप किसी और पे कहना चाहूंगा कि अभी जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से आए हुए, अभी कांग्रेस से आए हुए जिनको आप कहते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी का नेता मानते हैं, अपने कार्यकर्ता मानते हैं, उन्हें नेता मानते हैं। तो उनको पार्टी की जो सबसे बड़ी प्रदेश की कमेटी होती है, कोर कमेटी, उसमें अपने सुबोध उनियाल जी और दूसरे मंत्री जी को शामिल किया गया। अगर कहीं भेदभाव हो तो ये लोग वहां शामिल क्यों हो जाएंगे? तो जो पॉलिसी मेकिंग जो एक मैकेनिज्म है पार्टी का, जो उच्च स्तर का है, उसमें ये लोग शामिल हैं। तो कहीं पर भी कोई भेदभाव की स्थिति नहीं है। सीधे शब्दों में ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत है उसका समाधान पार्टी ने। ठीक है भसीन साहब। आरपी रतूड़ी साहब, ये बताइए, भसीन साहब ने इस मामले को बहुत सॉफ्ट बनाया, एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी की बात को उन्होंने रखा। क्या आप भी ये मानते हैं कि इस मामले का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा? और इस तरीके की बातें, ये बात भी तो सही है कि पार्टियों में ऐसी बात, क्योंकि बड़ी पार्टी है तो बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं नहीं पड़ेगा, इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? तो देखिए, फिर ये नहीं कहना चाहिए ना, ढोल नहीं पीटना चाहिए। आदरणीय भसीन साहब बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत कहूंगा मैं कि देहरादून के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी पार्टी बचाने का मतलब ये नहीं कि आप गुमराह करें। सवाल यही है कि केवल अनुशासित कहने से अनुशासित नहीं हो जाती। आपने देखा होगा कि चैंपियन साहब का और उसका झगड़ा इस तरह ललकार हुई थी कि आप मैदान में और अखाड़े में, और कर्णवाल जी की बिल्कुल क्या हुआ, नोटिस गया, नोटिस के बाद कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई। ऐसे
बहुत सारे प्रकरण चलिए हैं। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के डायरेक्ट इसमें कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि विपक्षी पार्टियां हैं तो भी सत्ता पक्ष में क्या कुछ चीजें चलती है उस पर नजर रखती हैं। वक्त हमारा खत्म हो गया है। सुभाष बर्तवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने वाले थे जो जुड़ नहीं पाए। नवीन पिरसाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी रतूड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देवेंद्र भसीन साहब भी मेरे साथ जुड़े थे। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बीच जो नया और पुराने लोगों का झगड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ऐसी घटना हुई है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और इसका संज्ञान स्टेट और सेंटर दोनों ने लिया है और इसका पटाक्षेप भी जल्द से जल्द हो जाएगा। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह में अभी बस इतना ही।